आज हम बात करते हैं मांग की कीमत लॉच और सीमांत आगम में संबंध की। रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड मार्जिनल रेवेन्यू। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने ये पढ़ा है, लेकिन यहाँ हम इसको बीजगणितीय रूप से डायग्रामेटिकल और मैथमेटिकल दोनों ही तरीक़ों से आपके सामने रखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, कुल आगम टोटल रेवेन्यू क्या होता है? वस्तु की प्रति इकाई कीमत और वस्तु की कुल मात्रा। इन दोनों वस्तु की कुल मात्रा या वस्तु की मात्रा और कीमत का गुणनफल। भाई कितनी इकाइयाँ बेची आपने और प्रति इकाई कीमत क्या थी, तो इन दोनों का गुणनफल से कुल आगम आपको पता लग जाता है। कुल आय कितनी होगी? जितनी आपने इकाइयाँ बेची और एक इकाई की कीमत, तो गुणा कर, मान लीजिए 10 पेन हैं और एक पेन की कीमत है, या 100 पेन मान लीजिए और एक पेन की कीमत 10 रुपये है, तो आपने 100 पेन बेचे, तो कुल आगम या कुल आय आपकी कितनी हुई? एक पेन की कीमत 10 रुपया और पेनों की संख्या 100, तो 10 गुणा 100 बराबर 1000 रुपया। ऐसे ही तो निकालते हैं। तो ये कुल आगम हुआ। तो कुल आगम अब बीजगणित के रूप में बात करें तो P इंटू क्यू के बराबर होता है। Q क्वांटिटी और P प्राइस। अब सीमांत आगम निकालने के लिए क्या करें? हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, इसका डेरिवेटिव निकालें। भाई आपको पता है कि अवकलन होता क्या है। किसी भी कुल फलन का अवकलन जब हम करते हैं तो सीमांत फलन आ जाता है। ये हमने पढ़ा है, अवकलन जब पढ़ा था और उसके प्रयोग पढ़े थे। तो मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए तो इसके लिए टोटल रेवेन्यू को डिफ्रेंशिएट करना है Q, क्योंकि वेरिएबल Q है। भाई P कीमत तो स्थिर है, एक पेन की भी, 10 पेन की भी, 100 पेन की भी। तो परिवर्तन किस में हो रहा है? मात्रा में हो रहा है, इसलिए DTR बाई DQ। सिंगल वेरिएबल है इसलिए ये सिंपल डिफ्रेंशिएशन में चले गए हम। तो DTR बाई DQ यानी Q के सापेक्ष कुल आगम फलन का जब हम अवकलन करेंगे तो सीमांत आगम आ जाएगा। और वो क्या होगा देखिए अब कैसे निकालें। सबसे पहले P को फेस कीजिए, तो P को एज इट इज रखिए और अवकलन Q का कीजिए। Q का जब अवकलन करेंगे Q के सापेक्ष तो 1 आएगा, तो 1 गुणा P तो बराबर P हो गया प्लस। अब चूंकि Q का कर चुके हैं, P का करना है, तो Q को एज इट इज रखिए और P का अवकलन Q के सापेक्ष में, तो DP बाई DQ। ठीक है, ये हुआ। ये टोटल डिफ्रेंशिएशन है, ध्यान रहे। सिंपल डिफ्रेंशिएशन तो है लेकिन ये टोटल है। कर दिया साहब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ P कॉमन ले लें। भाई P से P कॉमन ले लें। जब P कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 हो गया। अब यहाँ तो P था ही नहीं, लेकिन हमने कॉमन ले लिया तो P से विभाजित हो जाएगा। तो 1 प्लस Q बाई P इंटू DP बाई DQ। ठीक है, ये मार्जिनल रेवेन्यू आया। और मार्जिनल रेवेन्यू इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू, अब ये देखिए, ये भाई मांग की लोच होती क्या है? DQ बाई DP इंटू P बाई Q ये होता है, लेकिन ये मांग की लोच का व्युत्क्रम है, उल्टा है, 1 बटा है एक तरह से। तो ये जो है ये मांग की लोच का व्युत्क्रम हुआ। तो मांग की लोच का चिन्ह होता है ऋणात्मक, इसलिए मैंने यहाँ -1 बाई E लिखा है ऋणात्मक चिन्ह की वजह से, ताकि यहाँ हम उसके चिन्ह की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। उस स्थिति में चिन्ह की उपेक्षा कर देते हैं तो कई लोग इसको लिखते हैं MR इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाई E। वो भी सही है, वहाँ वो चिन्ह को जो है उपेक्षा उन्होंने की है, चिन्ह को छोड़ दिया है, मतलब एक तरह से दोनों ही स्थितियों में सही है। ठीक है, तो मैं ये ले रहा हूँ। अब देखिए, आपने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि ये y अक्ष पर कीमत और x अक्ष पर मात्रा लेते हैं। और मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है, देखिए ये तो PQ है, जो ये औसत आगम रेखा है, और ये जो है
औसत सीमांत आगम रेखा है। भाई औसत आगम और सीमांत आगम के बीच में अंतर आपको पता होना चाहिए, और पता है कि MR इक्वल टू 1/2 AR होता है। औसत आगम का आधा होता है। जिस बिंदु पर सीमांत आगम 0 है, इससे ऊपर जाइए आप, ऊपर जब जाएंगे यहाँ मांग की लोच 1 होगी। इससे देख मांग की लोच, ये मांग वक्र भी है, औसत आगम वक्र मांग वक्र है। मांग की लोच 0 से अनंत के बीच होती है, यह तो आपको पता है। ठीक बीच में 1 होगी, और इसके ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो 1 से अधिक होगी, इससे नीचे की तरफ 1 से कम होगी। ये होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अब इसको हम गणितीय रूप से देख रहे हैं, और संबंध जो गणितीय संबंध क्या है वो निकाल कर जा रहे हैं। हमारे पास ये आया एक व्यंजक जिसमें MR इक्वल टू P इंटू 1 - 1/E। अब यदि E फॉर इलास्टिसिटी, मांग की लोच 1 है, तो क्या होगा? E बराबर 1 है, तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू P, इसमें ये जो सूत्र है इसमें मान रखिए E बराबर 1 1 - 1/E, तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 होना चाहिए उस जगह। ये देखिए, जब मांग की लोच 1 है तो सीमांत आगम 0 होगा। बिल्कुल सही है, ऐसा होना ही है, ठीक है। दूसरी बात, यदि मांग की लोच 1 से अधिक है, E ग्रेटर देन 1, ये वाला हिस्से पे आ गया। अब यहाँ से अब मान लीजिए 2 है, मान लीजिए 10 है, मान लीजिए 20 है, अनंत तक हो सकती है, ध्यान रहे। लेकिन हम यहाँ E बराबर 2 ले लेते हैं, 1 से अधिक है तो लोचदार मांग कहलाएगी। तो E बराबर 2 हो तो उस स्थिति में MR इक्वल टू P इंटू 1 - 1/2, ये हुआ। भाई E की जगह 2 रखा है हमने, तो MR इक्वल टू 1/2 इंटू P। मतलब अब ग्रेटर देन 0 MR की जो वैल्यू है वो धनात्मक होगी, ठीक है ना। अरे भाई P तो धनात्मक है ही, 1/2 भी धनात्मक है, तो ऐसे में सीमांत आगम धनात्मक होगा। जहां E बराबर E 1 से अधिक है, मांग की लोच 1 से अधिक है, तो वहां सीमांत आगम धनात्मक होगा। तो ये वाला हिस्से की बात हो रही है। ये यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। ये तीसरी बात, जब मांग की लोच का मान 1 से कम हो, मान लीजिए मांग की लोच का मान आधा है, तो उस स्थिति में क्या होगा? ये देखो, MR बराबर P इंटू 1 - 1/1/2, यानी आधा रख दिया, या 0.5 लिख दो आप, जो भी आपको उचित लगे। जब 0.5 लिखेंगे तो 1 - अब ये 0.5/2 का मतलब होता है 2, या 1/1/2 का मतलब 2, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। तो 1 - 2/1, 1 में से माइनस दोगे तो -1, तो -1 इंटू P, तो P लेकिन चिन्ह माइनस का, MR जो है ऋणात्मक होगा। ये देखिए, इसकी बात कर रहे हैं। जब मांग की लोच 1 से कम है तो वहाँ पर सीमांत आगम है वो ऋणात्मक होगा। ये नीचे आ जाता है x अक्ष से, ये वाला हिस्से की बात हो रही। तो ये संबंध निकला ना इनमें। तो इस तरह से मांग की लोच और सीमांत आगम में जो संबंध है उसको हम गणितीय रूप से दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। एक और चीज़ जो हम बात करें यहाँ, वो ये है कि मांग की लोच या मांग की कीमत लोच, वस्तु की कीमत और कुल व्यय में जो संबंध है, उस संबंध को भी हम गणितीय रूप से समझा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। देखिए, टोटल रेवेन्यू, अब इसके लिए हमने क्या लिया है? टोटल रेवेन्यू, अभी कुल आगम हमने देखा था कि P इंटू Q वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा का गुणनफल होता है, और कुल आगम कुल व्यय के बराबर भी होगा। कुल व्यय भी इतना ही होगा। भाई 1 इकाई आपने खरीदी, वस्तु की इकाइयाँ जितनी आपने खरीदी हैं और 1 इकाई की जितनी कीमत है उसके गुणनफल के बराबर ही कुल व्यय होगा। तो कुल आगम और कुल व्यय यहाँ बराबर हुए, मतलब एक तरह से।
अब इसका डिफरेंस, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए कि पी के रेस्पेक्ट में, वहाँ और यहाँ में फ़र्क है, ध्यान रखना। वो क्यू के रेस्पेक्ट में क्या था, क्यू के सापेक्ष में आपने अवकलन निकाला, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ क्यू के सापेक्ष में क्या था, कुल व्यय निकालना है, कुल व्यय कीमत और मांग की लोच के संबंध निकालना है, तो हम इसको पी के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। तो डी टी आर बाई डी पी इक्वल टू, अब देखिए कीजिए, सबसे पहले जब आप पी का फेस करेंगे या पी का करेंगे तो क्यू एज इट इज और पी का 1 हुआ, प्लस अब पी का कर चुके हैं, क्यू का करना है, तो पी को एज इट इज रखा और क्यू का अवकलन डी क्यू बाई डी पी हुआ। ठीक है, तो डी टी आर बाई डी पी इक्वल टू क्यू इंटू 1 प्लस पी बाई क्यू इंटू डी क्यू बाई डी पी। ये निकल के आया। अब यदि वस्तु सामान्य है तो मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होगा। इस सामान्य वस्तु का मांग वक्र बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल का होता है, तो उसकी मांग की लोच है जो ऋणात्मक होती है, तो इक्वल टू माइनस पी बाई क्यू इंटू डी क्यू बाई डी पी, या माइनस ई इक्वल टू पी बाई क्यू इंटू डी क्यू बाई डी पी, ये होगा। तो डी टी आर बाई डी पी इक्वल टू क्यू, ये क्यू 1 माइनस ये क्या है, ई है, मांग की लोच है। तो ये देखिए, इसको डायग्रामेटिकल अगर आप दर्शाएं, कुल व्यय क्यू एक्स एक्स पर, वाई एक्स पर कुल व्यय, इसका वक्र जो इस तरह से होता है टोटल एक्सपेंडिचर का, यह अधिकतम होता है एक बिंदु पर, और मांग की लोच और बाकी औसत आगम सीमांत आगम निकालते हैं। ये मांग वक्र होगा, ये वाला मांग वक्र होगा जिसे हम औसत आगम या मांग वक्र बराबर एक ही होता है, बराबर होते हैं। सीमांत आगम वक्र, अब यहाँ देखिए, जिस बिंदु पर कुल व्यय अधिकतम होगा वहाँ सीमांत आगम 0 होगा और मांग की लोच इकाई होगी, 1 होगी इस जगह। इससे पहले की बात करें, जब कीमत जो है कुल व्यय बढ़ रहा हो तो सीमांत आगम धनात्मक होगा, जब कुल व्यय घट रहा हो तो सीमांत आगम ऋणात्मक होगा। तो ये एक संबंध इनके बीच में जो होता है उसको भी हम निकाल सकते हैं। देखिए इसको मैं समझाता हूँ। जब E इक्वल टू 1 हो, अब डायग्राम आप ध्यान रखना दिमाग में, तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, ध्यान रहे कीमत में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, कुल व्यय में होने वाला परिवर्तन 0 होगा। डी टी आर बाई डी पी इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस ई। अब ई बराबर 1 है तो 1 माइनस 1 इंटू क्यू इक्वल टू 0 हुआ, तो डी टी आर बाई डी पी इक्वल टू 0 होगा, हो गया जब ई बराबर 1 हो, यानी उस जगह डी टी कुल व्यय में परिवर्तन 0 होगा और सीमांत आगम भी उस जगह 0 होगा। जब ई ग्रेटर देन 1 हो, जैसे ई बराबर 2 हो, तो कुल व्यय में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन के कारण ये ऋणात्मक होगा। ई ग्रेटर देन 1 हो, कीमत बढ़े, ये वाला ई ग्रेटर देन 1 हो, तो देखिए डी टी आर बाई डी पी का जो मान है, कीमत में परिवर्तन के फल कुल व्यय ऋणात्मक होगा। यहाँ कीमत परिवर्तन के कारण कुल व्यय में होने वाला परिवर्तन कीमत की विपरीत दिशा में बदलेगा। कीमत घटने पर कुल व्यय बढ़ेगा और कीमत बढ़ने पर कुल व्यय घटेगा। अब कंफ्यूज मत होना, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपने पढ़ा है, मैं तो यहाँ थोड़ा सा आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि भाई हम क्या उपयोग ले सकते हैं इन सब का।
ये मत कंफ्यूज होना कि साहब डायग्राम में तो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि डायग्राम में कीमत नहीं दिखा रहा हूँ, वहाँ मैं आउटपुट वो क्वांटिटी दिखा रहा हूँ, एक्स अक्ष पर क्वांटिटी लिए। इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। जब मांग बेरोजगार है, जैसे ई बराबर 1/2 हो या 0.5 हो, तो उस स्थिति में कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल में होने वाला परिवर्तन धनात्मक होगा। यहाँ कीमत परिवर्तन कर कुल कीमत की दिशा में ही बदलेगा, दोनों में एक ही दिशा में बदलाव होंगे। तो इस तरह से कुल कीमत लोच और कुल मांग की लोच और कीमत के बीच के संबंध को भी हम दर्शा सकते हैं। तो ये आपके लिए अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन हैं, घर पे करना, प्रैक्टिस करना, आपके लिए उपयोगी रहेंगे। ये इनकम और लेजर को लेकर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि यदि आराम या विश्राम या लेजर व आय के संबंध को दर्शाने वाला उपयोगिता फलन U = LY माइनस 0.1 L² माइनस 0.1 Y² हो तो ज्ञात कीजिए क्या क्या। नंबर 1 सप्लाई ऑफ लेबर फंक्शन, यह श्रम का पूर्ति फलन। नंबर 2 सप्लाई ऑफ लेबर फंक्शन की विशेषताएं या लेबर सप्लाई फंक्शन की विशेषताएं, जो भी आप LSF कहो या SLF कहो, जो आपको ठीक लगे, दोनों ही तरह से आप कह सकते हैं कि वहाँ हम सप्लाई ऑफ लेबर फंक्शन बोलेंगे, यहाँ हम लेबर सप्लाई फंक्शन बोलेंगे। और तीसरी इसकी पूर्ति की लोच, श्रम के पूर्ति फलन की पूर्ति की लोच आपको ज्ञात करनी है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि उपयोगिता फलन U = L⁴ Y⁴ हो, जहाँ L लेबर हो, लेज़र हो और Y इनकम को दर्शाए, तो श्रम का पूर्ति फलन ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि यदि अल्फ़ा = बीटा हो तो श्रम या श्रमिक प्रतिदिन 12 घंटे ही कार्य करने को तैयार होगा या 12 घंटे ही कार्य करेगा। ये आपके लिए असाइनमेंट हो गया। तो ये आपका जो है इनकम और लेजर का कंसेप्ट और श्रम के पूर्ति फलन के निरूपण की जो तरीका है, अवधारणा है, वो क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।